आइए बच्चों, तो यूनिट 3 का नाम लिखना है आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। तो हमें इसमें बेसिकली अलग अलग मार्केट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करनी है। तो ये यूनिट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा भी है। तो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स को आप हाईलाइट कर लेना। तो हमें 4 तरह के मार्केट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन अगर आप समझ लो कि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो साउथ पोल जो है नहीं, वो बोलते हैं मोनोपोली। तो अगर नॉर्थ पोल है परफेक्ट कंपटीशन तो साउथ पोल है मोनोपोली। तो मतलब ये बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का एक दोस्त है, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें थोड़े थोड़े गुण जो हैं परफेक्ट वाले होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन का दोस्त है। ऐसी मोनोपोली का भी एक दोस्त है, उसका नाम है ओलिगोपोली। हाँ, ओलिगोपोली। तो मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन एक नॉर्थ पोल हो गया, मोनोपोली बिल्कुल एक साउथ पोल हो गया। परफेक्ट कंपटीशन का दोस्त है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली का दोस्त है ओलिगोपोली। अब प्रैक्टिकली आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र आ भी जाएंगे, है ना। तो ये थोड़े से आपको रियलिस्टिक लगेंगे, इनकी बातें थोड़ा सा मतलब सही लगेंगी। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं, है ना। तो एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं वो हमेशा आपको आम जीवन में देखने को नहीं मिलते। तो इनकी स्टडी जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन आप कृपया मुझसे लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा, क्योंकि इनमें जो हम बातें करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में, वो प्रैक्टिकल जीवन में आपको शायद ना देखने को मिले। तो ये थोड़ी थोड़ी हाइपोथेटिकल बातें लग सकती हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब है थोड़ी सी काल्पनिक, हाँ, काल्पनिक सी बातें लग सकती हैं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो मतलब पहली डिस्क्लेमर दे दूँ ना, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे, है ना। लेकिन हाँ, स्टडी के लिए हमें चारों पढ़ने होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, मोनोपोली भी पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक भी पढ़ेंगे, ओलिगोपोली भी पढ़ेंगे, है ना। तो 4 तरह के मार्केट फॉर्म्स होते हैं। लेकिन आज हम पहले एक से ही शुरू करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, नंबर 1 एक बहुत बड़ी हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी हेडिंग डालना ताकि पता रहे कि भाई जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं अब आज सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस बड़ी हेडिंग का नाम लिखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, तो बंद कर देना है। तो परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि जो भी हम बातें पढ़ेंगे इस मार्केट के बारे में तो आप मन में कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हो। बाकी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसका सबसे क्लोज एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो आप मन में ऐसा सोच लो जैसे कोई भी वेजिटेबल मार्केट सोच लो, सब्जी मंडी सोच लो, ठीक है, मन में।
वेजिटेबल मार्केट। बाकी इसका एक एग्जांपल स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, शेयर बाज़ार, है ना। बाकी इसका एक एग्जांपल मेटल्स का मार्केट भी हो सकता है, एटसेट्रा, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम वेजिटेबल मार्केट को बेस बना लेंगे। तो इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इस मार्केट के बारे में बहुत सारी स्टडी होती है, तो हम वन बाय वन करके आपको पढ़ाएंगे। तो पहले नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 फीचर होता है जी इसका वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो है वेरी, बहुत सारे। तो इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ही ड्रामा करने के लिए बना देता हूँ। तो बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बायर्स होते हैं लाल कलर में, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो इस मार्केट की पहली पहचान या इस मार्केट का पहला फीचर है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो बच्चा कहता है सर बहुत सारे कितने, है ना। बच्चा कहता है बहुत सारे कितने, तो आप बताओ बहुत सारे मतलब कितने। हाँ, बहुत सारे तो दो भी बहुत सारे हैं, और 5 करोड़ भी बहुत सारे हैं, है ना भाई। आपके मान लो 38 नंबर आ रहे हो एग्ज़ाम में, तो 2 नंबर क्या हैं, बहुत सारे हैं आपके लिए। तो उसके लिए तो आप खून कर दो किसी का, तो 2 भी तो बहुत सारे ही हैं। तो बहुत सारे का मतलब क्या, तो देखो बहुत सारे का मतलब लिखो कि भाई बहुत सारे कहने का क्या मतलब है। बहुत सारे कहने का ये मतलब है कि नो इंडिविजुअल बायर, नो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस डिमांड और सप्लाई और प्राइस, ये मतलब है। तो ये लाइन याद रखनी है। नो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस डिमांड और सप्लाई और प्राइस। इसका हिंदी में मतलब ये है कि बहुत सारे का मतलब होता है कि इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि कोई अकेला बायर या कोई भी अकेला सेलर डिमांड को प्रभावित नहीं कर सकता, सप्लाई को प्रभावित नहीं कर सकता, या प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि इसको और अगर सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो अगर एक ग्राहक कह रहा है कि मैं मार्केट नहीं आऊँगा, तो बाज़ार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या एक सेलर कह रहा है मैं मार्केट नहीं आऊँगा, तो बाज़ार की डिमांड पर या सप्लाई पर या प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इतने सारे बायर्स होते हैं, इतने सारे सेलर्स होते हैं कि कोई एक अगर ना भी आए तो बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब है कहने का। तो समझ गए कितने सारे होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो इतने सारे होते हैं कि कोई एक ना भी आए तो बाज़ार कहेगा कि मत आओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। उसके बाद सेकेंड फीचर इनका बहुत अच्छा होता है। सेकेंड फीचर होता है जी होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो इसमें कीवर्ड है होमोजीनियस। तो यहाँ पर जो वस्तु है, वस्तु प्रोडक्ट जिसे खरीदा बेचा जा रहा है, वो होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या, सिमिलर। हाँ, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या, तो वो एक ऑप्शन देता है सिमिलर। तो कई बच्चों का फिर वो गलत हो जाता है।
है ना, तो आपको एक काटना है लिखने के बाद। तो होमोजीनियस का मतलब सिमिलर नहीं होता। सिमिलर का मतलब तो हो गया कि जैसे कोक और पेप्सी, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। तो होमोजीनियस का मतलब सिमिलर नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब आप सुबह आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको सामने एक स्मार्ट सा आदमी नज़र आता होगा, है ना, या स्मार्ट सी लड़की नज़र आती होगी। तो होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी कि कोक और कोक, हाँ, मतलब सेम बोलो चाहे जो मर्जी बोलो, मतलब बोलना आपको एक ही शब्द है आइडेंटिकल। मन में कुछ भी सोचो तो सेम भी मत बोलो, क्या बोलो, आइडेंटिकल। तो होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल, ठीक है। बस तो यही वर्ड बोलना है, यही एमसीक्यू में टिक करना है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा देख लो, एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाओगे वहीं गलत। तो आपको एक ही वर्ड बोलना है, एक ही वर्ड सुनना है, एक ही वर्ड सोचना है, आइडेंटिकल। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल। और इसको समझने के लिए सिंपल सा कि मतलब शीशे में जब आप अपने आप को देखते हो तो सामने जो आपको स्मार्ट सा आदमी नज़र आता है वो आइडेंटिकल है। तो ठीक है, तो मतलब सेम शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, एवरीथिंग, ऐसा कह सकते हो। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल होमोजीनियस है तो मतलब मैं ऐसे ही बस ड्रामा करने के लिए बना रहा हूँ कि मान लो ये एक एप्पल है ना, और दूसरा एप्पल जो है वो भी बिल्कुल सेम ही है, मतलब मान लो ना तीसरा एप्पल बिल्कुल वो भी आइडेंटिकल ही है ना। तो सारे एप्पल्स मान लो बिल्कुल आइडेंटिकल है, ऐसा मतलब मान लो। तो इसको एक और टर्मिनोलॉजी देते हैं इकोनॉमिक्स में, वो लिख लो आप। इन्हें बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इन्हें बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि कोई भी एप्पल आप ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इनको बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये शब्द लिख लो। तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, वो बिल्कुल मतलब क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। तो जितने भी दुकानदार एप्पल बेच रहे हैं या जितने भी दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका प्रोडक्ट बिल्कुल होमोजीनियस रहता है। तो सिंपल भाषा में मतलब अगर आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, सेब खरीदने जा रहे हो, तो सभी दुकानदार बिल्कुल सेम तरह का, सेम शेप, साइज, कलर, क्वालिटी का सेब बेच रहे हैं। और इसी वजह से इस मार्केट का सबसे बड़ा पॉइंट बनता है जो नीचे लिखेंगे वो क्या। अगर सबका एप्पल सेम है, सबका एप्पल आइडेंटिकल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहला दुकानदार तो कहे कि मैं 10 रुपये लूँगा और दूसरा दुकानदार कहे मैं 11 रुपये लूँगा? ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब, है ना। तो इसीलिए इस मार्केट का सबसे बड़ा फीचर, मतलब कह सकते हैं जन्म ले रहा है अब, वो सबसे बड़ा फीचर ये है इस मार्केट का, क्योंकि यहाँ के सबके प्रोडक्ट ही सेम हैं, सबके प्रोडक्ट ही आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी जना प्राइस कम ज़्यादा तो चार्ज कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या है सबसे बड़ा फीचर यहाँ का, प्राइस सेम रहता है। तो प्राइस रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, कुछ भी लिख लो। तो इसीलिए प्राइस जो है इस मार्केट में सेम रहता है प्रोडक्ट का। तो अगर एप्पल 10 रुपये का है तो फिर सभी दुकानदार 10 रुपये में ही बेचेंगे, प्राइस रिमेन्स सेम। तो क्लियर हो गया आपको पॉइंट ये वाला, है ना। तो ये अच्छा पॉइंट था, होमोजीनियस प्रोडक्ट, है ना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब हो गया आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, और फीचर का इम्प्लीकेशन ये हो गया कि प्राइस रिमेन्स सेम, तो प्राइस जो है वो सेम रहता है। इसके बाद थर्ड फीचर इस मार्केट का, थर्ड फीचर है इस मार्केट का फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो ये तो पूरा ही हाईलाइट कर लेते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो वैसे सिंपल भाषा में फ्री एंट्री का मतलब है कोई भी आ सकता है, हाँ। तो एंट्री मतलब इस मार्केट में कोई भी आ सकता है, और एग्जिट का मतलब कोई भी जा सकता है। तो कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, मतलब कोई रोक टोक नहीं। तो इसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे होता क्या है वो लिखते हैं पहले। इस वजह से क्या होता है वो हाथ का निशान बना के लिखते हैं, बड़ा बड़ा थोड़ा सा। इस वजह से लिखते हैं जी, ऑल द फर्म्स अर्न, फिर बड़ा बड़ा लिख लेना, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ब्रैकेट में अभी जगह छोड़ दो, कुछ लिखेंगे बाद में। ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये भी आपको समझा देता हूँ। तो इस वजह से सारे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। तो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, 3 तरह के प्रॉफिट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए बना देता हूँ। तो सर ये क्या बना रहे हो? चलो, तो आपको ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो ये लाल लाइन जो आप देख रहे हो, डॉटेड लाइन, ये है मेरा खर्चा, और वो भी एक प्रोडक्ट को बनाने का। एक प्रोडक्ट को बनाने का मतलब हो गया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज मतलब एक प्रोडक्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा। तो ये जो लाल लकीर आप देख रहे हो, इसको मान लो एवरेज कॉस्ट, खर्चा, एक प्रोडक्ट को बनाने का, एक एप्पल को बनाने का, या एक जो भी पदार्थ बेच रहा हूँ उसको बनाने का खर्चा। तो 3 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं प्यारे बच्चों। पहले प्रॉफिट ही समझा देता हूँ। एक को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एक को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, या इसको कुछ लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब हो गया कि भाई ये जो हैं अपने खर्चे से भी ज़्यादा कुछ कमा पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इनका डायग्राम, खर्चे से भी ऊपर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हिस्सा नज़र आ रहा हो। फिर दूसरा होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल मतलब साधारण। तो साधारण प्रॉफिट्स का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं कमा रहे, ये उतने ही कमा रहे हैं जितना हर कोई कमा रहा है ना। तो जैसे क्लास में भी होता है ना, टीचर किसी बच्चे को कहते थे कि भाई आपकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब कि बाकियों की तुलना में ज़्यादा अच्छी, है ना। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो सुपर नॉर्मल मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, नॉर्मल मतलब साधारण, और तीसरे हो गए आपकी तरह, यानी कि ये तो बेचारे प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे, यानी कि लॉसेस। तो 3 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और एक होते हैं लॉसेस। अब ये डिसाइड कैसे होता है? तो बच्चा पूछता है ये बार डायग्राम जो ये क्या है? तो आप मारो तुक्का, पहले आप मारो फिर मैं बताता हूँ। बार डायग्राम क्या है फिर? नहीं, कॉस्ट तो वो हो गई ना लाल लाइन, खर्चा तो वो लाल लाइन हो गई। अब जो बार है वो है एक प्रोडक्ट जो आप बेचते हो, मतलब एक प्रोडक्ट कितने का बेचा, एक प्रोडक्ट कितने का बेचा। तो अगर आप खर्चे से भी ज़्यादा का बेच देते हो अपना एक प्रोडक्ट,
तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, खर्चे के बराबर ही बेच रहे हो तो नॉर्मल प्रॉफिट, और खर्चे से भी कम पे बेच पा रहे हो तो लॉसेस। तो ये जो बार डायग्राम है इसको मतलब लिखने के लिए ऐसे ही हम बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब है एक प्रोडक्ट और रेवेन्यू मतलब कितने का बेचा। और अगर आपको याद हो बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया था, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस, है ना, प्राइस। तो ये बार डायग्राम एक तरह से है प्राइस, कि आप कितने का बेच रहे हो। ठीक है, तो ये आप बना भी सकते हो, वैसे आगे भी हम बना लेंगे, तो बना ही लो खैर जब इतनी बातें हो ही गई। हाँ, तो ये छोटा सा ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो 3 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, एक हो गया लॉसेस। तो एबनॉर्मल मतलब आप ज़्यादा का बेच पा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आप जितना कॉस्ट है उतने का ही बेच पा रहे हो, और लॉसेस का मतलब है जितना कॉस्ट है आप उससे कम का बेच पा रहे हो। चलो, तो अब अगर आप होशियार हो, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हो, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन बताओ, ये डायग्राम को खुद एनालाइज करके समझ के। वेरी गुड, तो यही ब्रैकेट में लिखना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो गई ए आर इज इक्वल टू ए सी। वेरी गुड, तो वो ब्रैकेट में लिख लो, है ना। तो ब्रैकेट में यही लिखना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, ए आर इज इक्वल टू ए सी। है ना। और लॉस की कंडीशन अगर लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, ए आर इज लेस देन ए सी। और सुपर नॉर्मल की लिखनी हो तो ठीक है, तो ये भी आप ऐसे ही लिख लो, हालांकि आगे भी आएगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो ए आर इज इक्वल टू ए सी, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और इसको अगर आपको याद हो, पहले हमने एक बार पहले भी लिख रखा है ये ए आर इज इक्वल टू ए सी। इसको ब्रेक इवन पॉइंट या पॉइंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा सेम पहले भी स्टडी कर रखी थी, जिन बच्चों ने अगर पढ़ रखा था पहले। जिन्होंने पढ़ रखा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो डोंट वरी। तो पहले इतना क्लियर हो गया। तो लॉन्ग रन में सारे फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो मैं समझाता हूँ क्यों। ये भी तो समझना है कि भाई क्यों ऐसा होता है। तो बना लिया आपने इतना। चलो, तो अब ध्यान से देखना बस, अब आप और कुछ मत बनाना, बस आपका डायग्राम फिनिश। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट जब होता है, वो सिचुएशन धीरे 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 नॉर्मल में ही टर्न अराउंड हो जाती है। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि जब मार्केट में लॉसेस की सिचुएशन होती है तो भी धीरे 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 वो नॉर्मल में ही टर्न अराउंड हो जाती है। तो मार्केट इतना खूबसूरती से बिहेव करता है कि चाहे आप एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो या चाहे आप लॉसेस भी हो, दोनों ही सिचुएशन अल्टीमेटली किस में टर्न अराउंड हो जाती हैं, नॉर्मल। ये इस मार्केट की खूबसूरती होती है। तो क्या ये खूबसूरती जानने में आपको दिलचस्पी है ना। वैसे तो एमसीक्यू में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी चलो दिलचस्पी है तो समझा देता हूँ। तो पहले वो वाली सिचुएशन समझा देता हूँ जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होते हैं, है ना। तो बस आप सुन लो ध्यान से। तो किसी भी मार्केट में क्या होता है, कभी कभी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, तो ये भी बहुत खुश होता है, 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 क्योंकि ये खूब पैसे कमा रहे हैं। तो किसी भी मार्केट में जब आप देखते हो कि बहुत लोग खूब पैसा कमा रहे हैं और हम सब यहाँ पर बाहर बैठे हैं अभी, तो बताओ हमारे मन में क्या विचार आएगा कि हम भी पैसे कमाएंगे। तो ये तो मार्केट की खूबसूरती होती है ना। बाजार ऐसी चलता है, इकनॉमी ऐसी चलती है। आज अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे कि भाई इसमें बहुत पैसा है, इसमें लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो आप भी सब छोड़ छाड़ के वहीं भागोगे, है ना। और आप भी भागोगे तो बहुत लोग भी भागेंगे। तो मार्केट तो ऐसे ही बिहेव करता है। तो जब मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो बहुत सारी नई नई फर्म्स इस मार्केट में एंटर करती हैं, है ना। इस मार्केट में क्या करती हैं, एंटर करती हैं।
तो जब नई नई फर्म्स एंटर करना शुरू कर देती हैं तो अब मार्केट देखो थोड़ा सा कैसे चेंज हो जाता है। अब नया मार्केट दिखाता हूँ। अब नया मार्केट जब आप देखोगे तो अब यहाँ पर 4 की बजाय आपको 10-12 दुकानदार नज़र आएंगे, राइट। पहले कितने दुकानदार थे? 4, अब कितने हो गए? 10 हो गए, 12 हो गए। तो मार्केट में जैसे ही प्रोड्यूसर्स की संख्या बढ़ जाती है तो इस मार्केट की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपको बस करके दिखा रहा हूँ ड्रामा, आपने पुराने यूनिट में खुद करा है वैसे तो। अब मार्केट बहुत चालू होता है। मार्केट आपको पता है कि कैसे बिहेव करता है। अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ी, जो मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ, देखो राइट शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ, तो मार्केट जो है बड़ा चालू होता है। सप्लाई के बढ़ते ही राइट प्राइस कम कर देगा। तो मार्केट बड़ा चालू होता है, सप्लाई के बढ़ते ही प्राइस जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आपको बड़ा प्रैक्टिकली सोचना है कि जो आइटम पहले हम मान लो 50 रुपए का बेच रहे थे, अब वो आइटम 50 का तो नहीं बिकेगा। कितने का बिकेगा? 40 का बिकेगा। तो जो प्रॉफिट्स आप पहले कमा पा रहे थे, क्या अब वो प्रॉफिट आप कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। तो उससे प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखो मार्केट कितना खूबसूरती से बिहेव कर रहा है। शुरुआत कौन से प्रॉफिट से हुई थी? एबनॉर्मल प्रॉफिट से। तो धीरे धीरे क्या होता है मार्केट में, ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं अब ये वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं, ये कम होने शुरू हो जाते हैं। और फिर कहाँ पे आके मार्केट रुक जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट पे आके स्टॉप हो जाता है। तो मार्केट बहुत चालू होता है। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मार्केट में होते भी हैं ना, तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे वॉश आउट होके वापस से नॉर्मल तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये मार्केट अपने आप बिहेव करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट बहुत चालू है। तो आपको समझ आया है ना? तो ये इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन वैसे एमसीक्यू में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने बस समझ ली। अच्छा, अब अगर लॉसेस चल रहे हो तो क्या होगा? बच्चा ये भी पूछ लेता है कि भाई लॉसेस चल रहे हो तो क्या होगा? हाँ, तो आप इसका उल्टी कहानी सोच सकते हो। अगर लॉसेस चल रहे होंगे तो फिर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग सेलर बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं छोड़ो भाई यहाँ तो बेकार है। तो जब एग्जिस्टिंग सेलर बाहर चले जाएंगे तो मार्केट की सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, और प्राइसेस बढ़ने से फिर प्रॉफिट नॉर्मल की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली मार्केट सब कुछ अपने आप ही कर लेता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन नटशेल अल्टीमेटली मार्केट किस पॉइंट पे ही पहुंचेगा? नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो हमें तो बस ये एक लाइन रटनी है कि ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो इस मार्केट में सारी ही फर्म्स कैसा प्रॉफिट कमाती हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। और दूसरा एमसीक्यू ये कि नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन बताओ। तो AR इज इक्वल टू AC। तो बस आपके 2 ही एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। तो क्लियर हो गया अच्छे से सबको? ओके, चलो ठीक है। तो मतलब अभी तक का देखो कितने फीचर हमने रिवाइज कर लिए, मतलब कितने फीचर लिख लिए? 3 फीचर लिख लिए। तो 1 कौन सा था बोलो एक बार? ठीक है। और 2 होमोजीनियस प्रोडक्ट, और 3 ठीक है। तो अभी 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, है ना? 7 भी आएगा या और भी आएंगे। लेकिन खाली खाली पहले 3 फीचर्स को, आपको पता है खाली खाली पहले 3 फीचर्स को हम कुछ कहते हैं, इनका भी कुछ नाम है। तो जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो 1 फीचर है, 2 फीचर हैं, 3 फीचर हैं, 4 फीचर हैं, 5 फीचर हैं, 6 फीचर हैं, 7 फीचर हैं। लेकिन खाली खाली अगर 3 फीचर जो हमने अभी पढ़े 1 2 3, इसे भी कुछ कहते हैं, सिर्फ 1 2 3 फीचर्स को। तो पहले तो ये बादल बना लो, ये 3 मेन फीचर्स हैं। तो खाली 1 2 3 फीचर्स को क्या कहते हैं?
तो बताइए जी। ठीक है, कंपटीशन, ओके। तो देखो मैंने तो सही लिखा, तो प्योर कंपटीशन, बिल्कुल सही। तो इसको बोलते हैं जी प्योर कंपटीशन, तो ये आप लिख लो। तो फर्स्ट 3 फीचर्स या ओनली 3 फीचर्स को बोलते हैं प्योर कंपटीशन। तो ये भी मतलब ऐसी एक पॉइंट है। चलो, तो इससे 2 सेंटेंस क्या बन सकते हैं? तो बच्चा कह रहा है मुझे क्या पता 2 सेंटेंस क्या बन सकते हैं। नहीं 2 नहीं, चलो एक ही बनाते हैं। एक सेंटेंस बड़ा सा क्या बन सकता है? तो मैं हिंट देता हूँ, फिर आप बताना। तो मैं लॉ के डोमेन से एक सेंटेंस निकाल रहा हूँ, फिर आप उसको यहाँ पे फिट खुद करना। तो लॉ के डोमेन से सेंटेंस ये है कि भैया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपने सुना होगा लॉ में। चलो अब वहाँ उसको यहाँ फिट करो खुद। ऑल क्या क्या? करो करो भाइयों, फिट करो यहाँ। हाँ, ऑल प्योर, ठीक है। तो ऑल प्योर कंपटीशन आर परफेक्ट कंपटीशन बट ऑल परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट प्योर। तो यही कहना है सबका। चलो, तो ऑनलाइन के चीते क्या कह रहे हैं? ऑल प्योर कंपटीशन आर परफेक्ट बट ऑल परफेक्ट आर नॉट प्योर। ठीक है, चलो तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि ऑल प्योर कंपटीशन आर परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कंपटीशन ने खाली 3 फीचर फुलफिल करे, है ना, और 4th नहीं करा, मान लो 5 नहीं करा, 6 नहीं करा, 7 नहीं करा फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्योर तो है। जिसने 1 2 3 सेटिस्फाई कर दिया वो प्योर तो है, बोलो ना हाँ। लेकिन मान लो, इत्तेफाक ले लो कि उसने 4 फीचर सेटिस्फाई नहीं करा, 5 फीचर सेटिस्फाई नहीं करा, तो क्या आप उसे परफेक्ट कहोगे? तो आपका सेंटेंस था ऑल प्योर कंपटीशन आर परफेक्ट। आपके हिसाब से तो भाई जो सारे ही प्योर हैं वो सारे परफेक्ट हैं, लेकिन क्या ये वाला प्योर है पर ये क्या परफेक्ट है? ये प्योर तो है, इसने 1 2 3 सेटिस्फाई कर रखा है, ये प्योर है, लेकिन क्या ये परफेक्ट भी है? हैं? बोलो ना, आप ही बताओ। नहीं है ना, ये है परफेक्ट है। परफेक्ट बनने के लिए कितने फीचर होने चाहिए? 7। जिसके पास 7 फीचर होंगे वो परफेक्ट है। जिसके पास 7 फीचर्स हैं वो परफेक्ट है। और प्योर बनने के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 3। तो मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि मान लो एक मार्केट है जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो वो प्योर है और परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो प्योर है लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब अपना सेंटेंस पढ़ो, ऑल प्योर आर परफेक्ट। गलत हो गया ना? हाँ, तो देखा, इसका मतलब आप एनालिटिकल नहीं है, आप सिर्फ रट्टू तोते हैं। हाँ, इससे ही साबित हुआ कि आप क्या है, रट्टू हैं। पर लॉ के टीचर ने रटवा दिया कि भैया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो रट लिया। अब वो अप्लाई करने को बोला यहाँ करो तो नहीं हो रहा है अप्लाई, है ना। तो अच्छी बात है, सही कोर्स चुना है आपको आपने, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। वेरी गुड। तो बताओ सही सेंटेंस फिर क्या लिखें? हाँ, ऑल परफेक्ट कंपटीशन आर प्योर।
but all pure competition are not perfect. तो जो परफेक्ट होगा वो प्योर तो हो गई, क्योंकि परफेक्ट में चाहिए 7 बातें, तो वो तो 1 2 3 सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो जो परफेक्ट है वो तो प्योर है ही है, लेकिन सारे प्योर को आप परफेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है? नहीं ठीक? क्यों? अरे ये तो इजी है। तो परफेक्ट बनने के लिए आपके पास कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए? तो अगर आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, तो इसका मतलब है 3 तो है ही ना। इसका मतलब आप बाय डिफॉल्ट 3 तो हैं ही आपके पास। इसका मतलब प्योर तो आप हो ही चुके। आपके पास तो प्योर के अलावा और 4 हैं। मतलब ऐसे इक्वेशन बना लो। चलो ऐसे इक्वेशन खेलते हैं। ऐसे इक्वेशन खेलते हैं। 1 2 3 को प्योर बोल दो, 4 5 6 7 को अदर्स बोल दो। आ गया आप समझ में? तो जो परफेक्ट बना है बेचारा, वो उसके अंदर प्योर तो है ही। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करो भाइयों, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। एप्टीट्यूड आपका खतरनाक लेवल का है। चलो ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स से पहले लॉ पे गए, लॉ से एप्टीट्यूड पर गए, लेकिन अपना 1 नंबर का MCQ का ये सेंटेंस ओके हो गया। चलो तो खैर अभी तक 3 फीचर्स तक हो गया। तो बस 3 फीचर्स अभी तक हो गए। क्या क्या हो गए 3 फीचर? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। चलो ठीक है ना। तो अब लिखते हैं नंबर 4। अब कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, अदर वाले फीचर्स। तो ये सिंपल है, तो आप पहला मतलब 4th लिख लो। इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। ठीक है, चलो तो बातें नहीं लिखो, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। तो इसमें कीवर्ड है परफेक्ट नॉलेज। तो इसका मतलब परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये होता है कि इस मार्केट में माना जाता है कि जो बायर होता है और जो सेलर होता है ना, बायर को भी और सेलर को भी मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। मतलब इन्हें सब कुछ पता होता है। सब कुछ पता होने का मतलब है कि अगर आप एप्पल ख़रीदने गए और दुकानदार बोले कि ये एप्पल तो 5,000 रुपये का है, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे, आप कहोगे मुझे सब पता है। तो इस मार्केट में माना जाता है कि बायर सेलर दोनों के पास ही कंप्लीट नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की भी, प्राइस की भी, हर तरह की। तो बस एक छोटा सा फीचर होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो बायर और सेलर दोनों के पास ही यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है। उसके बाद नंबर 5, फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फ्री मोबिलिटी, इसमें कीवर्ड हो गया फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड को ब्लॉक बना लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लेबर, मजदूर, है ना। और फ्री मोबिलिटी का क्या मतलब होता है वो समझा देता हूँ। फ्री मोबिलिटी का मतलब होता है, फ्री का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, है ना। फ्री का मतलब है नो रिस्ट्रिक्शन,
कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। तो मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं ये एक मज़दूर है और ये अलग अलग फर्म्स हैं, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, फर्म 4, फर्म 5। तो अब देखो ये मज़दूर जो है इसके पास यहाँ पर फ्री मोबिलिटी है। तो आप देखो ये अभी फर्म 1 में काम कर रहा है, तो फिर वो फर्म 2 में भी जा सकता है, फर्म 3 में भी जा सकता है, फर्म 4 में भी जा सकता है, फर्म 5 में भी जा सकता है। तो ये किसी भी फर्म में आजा कर सकता है। इसके आने जाने पर, मोबिलिटी पर, ट्रांसफ़र होने पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्लियर हो गया डेमो? ठीक है। तो आप भी चाहें एक मज़दूर बनाकर ऐसी ड्रामा कर सकते हो कि वो इधर उधर जा आ सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद नंबर 6। नंबर 6 का नाम है, ये भी बहुत आसान सा फीचर है, इसको बोलते हैं नो सेलिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड। तो इसमें कीवर्ड हो गया नो सेलिंग। तो इस मार्केट में माना जाता है कि किसी भी प्रकार का मतलब एडवर्टाइजमेंट का या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं इन्वॉल्व होता। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। तो अगर दुकानदार है वो कोई खर्चा कर भी रहा है एडवर्टाइजमेंट का, तो उसका प्रोडक्ट के प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। या वो ट्रांसपोर्टेशन अगर कर भी रहा है तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस मार्केट में किसी भी तरह की सेलिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माना जाता है इन्वॉल्व नहीं होती, कोई खर्चा नहीं होता। उसके बाद नंबर 7। नंबर 7 है फर्म्स आर, ये इनका मेन फीचर है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, प्राइस टेकर। हाँ, प्राइस टेकर, फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो इसमें कीवर्ड हाईलाइट कर लेते हैं, प्राइस टेकर। चलो तो ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट भी है। चलो तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, लेकिन इन बहुत सारे फर्म्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री, राइट। इन बहुत सारे फर्म्स को बोलते हैं इंडस्ट्री। राइट। अब मार्केट कैसे बिहेव करता है वो देखते हैं। मार्केट जो होता है, यानी कि पहले इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर प्राइस का डिसीजन लिया जाता है। मतलब लिया भी क्या जाता है, अपने आप ही डिसाइड हो जाता है, जो आपने यूनिट 2 में पढ़ा। तो एक छोटा सा डायग्राम दोबारा इंडस्ट्री के नीचे बना लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था यूनिट 2 में? एक सप्लाई कर्व होता है, एक डिमांड कर्व होता है। दोनों के इंटरसेक्शन से हमें प्राइस पता लग जाता है। तो मान लो ये प्राइस पता लग गया 10 रुपये। तो जितनी भी फर्म्स होती हैं, है ना, वो इसी 10 रुपये के प्राइस को ही फॉलो करती हैं, यानी कि उनका प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता। तो फर्म्स जो होती हैं वो भी 10 रुपये पर ही सामान बेचती हैं। तो इसीलिए फर्म्स को कहते हैं फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो ये छोटा सा चित्र आप बना सकते हो अपने समझने के लिए। तो इसीलिए फर्म्स को बोला जाता है फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो यह बना लो आप डायग्राम, तब तक मैं इंग्लिश लिख देता हूँ।
तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और फर्म्स आर प्राइस टेकर, क्योंकि ये प्राइस अडॉप्ट कर रहे हैं, ये प्राइस बनाते नहीं हैं। इंडस्ट्री प्राइस बनाती है, ये सिर्फ उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री हो गई प्राइस मेकर और फर्म्स हो गए प्राइस टेकर। तो ये प्राइस अपना खुद डिसाइड नहीं करते, इनका प्राइस पीछे से बन के आता है। ठीक है, तो ये आप बना लो छोटे से कुछ डायग्राम पहले, फिर यहाँ तक मुझे बता भी दो कि यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से। चलो, तो ये 7 फीचर्स हो गए मेनली जो काम कर रहे हैं। अब कुछ स्टार पॉइंट्स लिखने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो तो पहले फर्स्ट स्टार डाल के लिखते हैं। इसमें लिखो परफेक्ट कंपटीशन is also known as, तो इसके 2 और नाम होते हैं, हमें वो 2 नाम याद रखने हैं। परफेक्ट कंपटीशन को हम कुछ और 2 नामों से भी बुलाते हैं। चलो, तो एक तो लिख लो, पहले को तो बोलते हैं आइडियल मार्केट। चलो लिखो, बातें नहीं, अभी कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ऑल्सो नोन एज आइडियल मार्केट, और दूसरा नाम लिखो ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो मैं आपको आईसीआई की एक चालाकी बताता हूँ। देखो, इतनी बार आईसीआई क्वेश्चन देता है और वो बार बार ये वाली लैंग्वेज यूज़ करता है, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, ये है वो है। मतलब वो कभी भी परफेक्ट कंपटीशन वर्ड देता ही नहीं है। उसको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन तो हर बच्चे को पता है, वो हर बार अपने क्वेश्चन में लैंग्वेज में देता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये तो बिल्कुल याद रखना कि कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब है वो परफेक्ट कंपटीशन ही कह रहा है। तो ये बहुत खतरनाक चाल है उसकी, कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा? हाँ, वेरी लार्ज नंबर ऑफ, हाँ मतलब बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। तो इसको इसीलिए आइडियल मार्केट कहते हैं कि भाई ये बढ़िया बाज़ार है, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स ही होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट। उसके बाद नंबर 2, इन परफेक्ट कंपटीशन। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है परफेक्ट कंपटीशन में। क्या होता है, एक बहुत ही मज़ेदार रिलेशन। तो एक छोटा सा डायग्राम आप बना लो पहले तो इनका हमने अभी वो प्राइस वाला कर्व बनाया था ना, 10 रुपये। तो वही छोटा सा डायग्राम आप बना लो। तो परफेक्ट कंपटीशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस 10 रुपये वाले इस कर्व को बोलते हैं, मतलब शेप इसका देना हो नाम, तो शेप क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, फिर इसको बोलते हैं प्राइस लाइन। इसी को बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला, इसको प्राइस भी कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, और इसको डिमांड कर्व भी कह सकते हैं।
और क्योंकि इसको डिमांड कर्व भी कह सकते हैं तो हल्का सा रिलेशन डिमांड चैप्टर से चला जाता है। तो जिन जिन ने पढ़ रखा है वो थोड़ा समझ पाएंगे, जिन जिन ने नहीं पढ़ रखा तो कोई नहीं, आप नोट तो कर ही लो। तो जिन जिन ने पढ़ रखा है वो बताएंगे कि ये वाला जो डिमांड कर्व था पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला, उसको क्या बोलते थे, मतलब क्या इन्फिनिटी, मतलब उसको बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक, उसको बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, इन्फिनिटी। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी। तो ये आप बादल में लिख लो। तो जिन्होंने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात, बाकी बच्चे भी लिख लो, डिमांड में आप पढ़ लोगे, है ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, इनइलास्टिक नहीं बोलते, परफेक्टली इलास्टिक। और उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो क्लियर हो गया वाला सितारा। तो ये भी एक छोटा सा अच्छा सितारा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या ब्रैकेट में लिखना प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और डैश डाल के शॉर्ट रन। चलो, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, तो इसको हम समझ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, है ना, या उसका इक्विलिब्रियम कब आता है, कब उसको प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए। तो वैसे तो हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, लेकिन दो कंडीशंस बनाई गई पुराने ज़माने में, तो पहले वो लिख लेते हैं रटने के एंगल से, फिर समझ लेंगे। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या होती है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो आप लिख लो, फिर समझाता हूँ। एम आर इज इक्वल टू एम सी। और दूसरी कंडीशन होती है एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, दैट इज MC should have positive slope, ब्रैकेट में लिख लेना, that is rising। MC should cut MR from below, that is MC should have positive slope, that is rising। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन हाँ इसको समझना जरूरी है, एक बार इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सारी टर्म्स और इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ, तो ये आप मेरे साथ साथ ही बना लेना। ठीक है, तो आप इसके नीचे एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ थोड़ा मेरे साथ। एक्स एक्सिस पर लिख लो आउटपुट, और वाई एक्सिस पे लिख लो MC और MR। ठीक है, तो पहले तो MC समझा देता हूँ। MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, तो बच्चा कहता है मार्जिनल कॉस्ट, इसका क्या मतलब है। तो ऐसे समझ लो, मतलब सिंपल भाषा करने के लिए बता रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्ट आप ऐसा समझ लो, एक डब्बा बनाने की लागत, मार्जिनल मतलब 1 और कॉस्ट मतलब लागत। तो आप ऐसे सिंपल समझने के लिए लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक आउटपुट बनाने का खर्चा, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब, मार्जिनल मतलब एक डब्बा बेचना,
एक आउटपुट का रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू होगा तो आप खुश होते हो, लागत लगती है तो आप दुखी होते हो। तो स्माइली भी बना दिया, थोड़ा विजुअलाइजेशन और बेहतर। कॉस्ट मतलब लागत तो आप दुखी हो, रेवेन्यू मतलब इनकम तो आप खुश हो। तो ओके हो गया इतना। चलो, अब दोनों का कर्व कैसे बिहेव होता है वो तो हमें याद ही रखना है, क्योंकि वो हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो जैसे पहले मैं आपको रेवेन्यू बता देता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ऊपर बनाया, इस मार्केट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। तो मान लेते हैं 10 रुपये, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो आपका 10 रुपये ही रहेगा। फिर जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो जिन जिन ने पढ़ रखा है वो तो अच्छी बात है, उन्हें तो पता ही है। जिन जिन ने नहीं पढ़ रखा वो देख लो वो कैसी होती है मार्जिनल कॉस्ट। पहले होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। पहले कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्जिनल कॉस्ट कम होती है पहले, लेकिन फिर कम होते होते वो थक जाती है, तो फिर उसके बाद होती है अपवर्ड स्लोपिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसको बोलते हैं यू शेप। तो ये होती है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी। तो इतना ओके हो गया। चलो, तो अब एक पहले बेसिक एनालिसिस पर डिस्कशन करते हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, बनाना भी चाहे मत। आप अगर हरे कलर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, हरे कलर को, है ना, मार्जिनल भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में। एक आउटपुट एक्स्ट्रा बनाने की कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कह दिया, एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो। तो मैं तो सिंपल भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट को सिंपल ले रहे हैं कि एक एडिशनल डब्बा बनाने का खर्चा। तो अब आप ध्यान से देखो कि एक एडिशनल डब्बा बनाने का मान लो खर्चा आ रहा है लेट से 14 रुपये, लेकिन रेवेन्यू कितना हो रहा है आपका 10 रुपये। फिर खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हो गया 13 रुपये, लेकिन रेवेन्यू कितना है अभी भी 10 रुपये। फिर खर्चा आ रहा है मान लो 11 रुपये, रेवेन्यू अभी भी कितना है 10 रुपये। तो आप अगर हरे कलर को ऑब्जर्व करो कि जब तक आप हरे कलर में हो, जब तक आप हरे कलर में हो तो कहीं ना कहीं आप नुकसान की ही सिचुएशन में हो भाइयों बहनों। तो आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है। और एक बार आगे भी हरा कलर देख लो, चाहे दोबारा से कॉस्ट मान लो हो गई 11 रुपये, या कॉस्ट हो गई 12 रुपये, या कॉस्ट हो गई 14 रुपये या 15 रुपये, वट एवर। तो जब तक आप हरे कलर में हो तो इसका मतलब आप कौन से एरिया में हो? लॉस में हो। तो इतना क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो खैर मैं भी हटा देता हूँ, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो हरा कलर जो होता है वो तो लॉस का एरिया हो गया। तो आप भी हल्का सा कलर करके कम से कम इतने एरियाओं पर लॉस लिख सकते हो, है ना। कलर अगर है तो कलर कर लो, नहीं है कलर तो मत करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। तो ये जो भी एरिया होता है ये होता है लॉसेस, है ना। तो इसको भी मार्क कर देता हूँ लॉसेस, और उसको भी मार्क कर देता हूँ लॉसेस। तो पहले इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो जब तक आप मार्क मूव कर रहे हो, अब येलो कलर का एरिया ऑब्जर्व करो। येलो कलर का पूरा एरिया ऑब्जर्व करना है आपको। येलो कलर का जो एरिया है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लॉस तो नहीं हो रहा। तो येलो कलर का पूरा एरिया क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट, राइट। तो येलो कलर का जो पूरा एरिया होता है वो प्रॉफिट्स शो करता है ना।
अब बस मुद्दा ये है, जैसे मैं कुछ नीचे आउटपुट लेवल बना लेता हूँ। अब बस मुद्दा ये है कि प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट बनाना है, ये सोचना है कि प्रोड्यूसर कितना आउटपुट बनाएगा। किस लेवल पर आप उसको कहोगे कि भाई तुझे इतना आउटपुट बनाना है, इनमें से ये है बस मुद्दा कि प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट बनाना है। तो देखो पहले तो कॉमन सेंस की बात करते हैं, है ना। पहले मतलब मान लो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कंडीशन रटने वाली, हम तो कॉमन सेंस से अगर चलते हैं तो मान लो मैं पहले आदमी से ही शुरू करता हूँ। बस आप रेड लाइन ऑब्जर्व करते रहना। तो अगर आप पहला लेवल वाला आउटपुट बनाते हो तो अभी तो आप लॉसेस में हो, तो ये तो बेकार है। तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। आप अगर सेकंड वाले लेवल पर खड़े होते हो तो भी लॉसेस है, तो ये भी बेकार है। अभी थर्ड लेवल पर पहुंचते हो तो अभी चलो कम से कम आपका ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर रुकना सही होगा? नहीं। पीछे वो देखो किटी पार्टी हो गई दोस्तों, ताश की गड्डी बजवाऊं? हाँ तो भाइयों किटी पार्टी के लिए बाहर पार्क में जाओ। अभी तो पहले मेरे साथ चर्चा में इन्वॉल्व हो। हाँ तो बताओ भाइयों, पहला आउटपुट गलत हो गया, वो सबको समझ आया लॉजिकली, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरे में फिलहाल अभी लॉस नहीं है, लेकिन क्या यहीं पर रुकना सही होगा? चलो ठीक है, तो अभी तो रुकना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ लिख देता हूँ, इस पॉइंट को हम वैसे मैथमेटिकली कह सकते हैं कि MR इज इक्वल टू MC, इस पॉइंट पर। तो अभी लॉस नहीं है लेकिन रुकना नहीं है, तो हम कहते हैं चलो और आगे बढ़ जाओ। अब मान लो वो यहाँ चौथे लेवल पर आ गया, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो गए और उसने इतने प्रॉफिट अपने कवर कर लिए, ठीक है। तो अब क्या उसको चौथे पे रुकना है? नहीं रुकना, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं नहीं रुकना, और आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लो वो पांचवे पर आ गया, तो पांचवे पर आने का मतलब है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा है, और इतना प्रॉफिट इसका मतलब वो लपेट चुका। लपेट चुके का मतलब है कमा चुका, है ना। तो क्या उसको अब यहाँ पर रुकने का? तो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे रुकने का, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको एक कप आइसक्रीम दूं पूरी भर के, और आप खाली आधी आइसक्रीम खाकर क्या कूड़ेदान में फेंक दोगे? तो आप तो यही, आपने जैसी का यस रोक दो, तो आप तो यही करवा रहे हो। आपने अभी तक कितने प्रॉफिट्स लपेटे हैं? आधे प्रॉफिट्स लपेटे हैं, और आपने कहा बस रुक जाओ। तो मैंने आपको पूरी आइसक्रीम का कप भर के दिया, आपने आधी आइसक्रीम खा के कह दिया बस अब रुक जाओ, घर चले जाओ। ये आप तो यही कह रहे हो, मतलब जो यस कह रहे हैं, जिनका उत्तर है कि बस यहाँ रुकना है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं रुकना नहीं है, वो तो अभी आंख बंद कर लो। तो बोलो, जो बच्चे कह रहे थे यहाँ रुक जाएं, तो अब बताओ रुकना है? नहीं रुकना, चलो ठीक है, तो नहीं रुकते फिर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मान लो यहाँ पे पहुँच गए, छठे पर पहुँच गए, तो अब आप थोड़ा सा कम प्रॉफिट कमा रहे हो पहले से, लेकिन फिर भी आपने और प्रॉफिट्स लपेट लिए। तो अभी यहाँ पे रुकना है? यहाँ पे नहीं रुकना। तो आप और आगे बढ़ गए, फिर आप यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के आप ऑलमोस्ट एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हो जब आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा। अब आपने एक तरह से पूरे प्रॉफिट्स लपेट लिए, पूरी आइसक्रीम फिनिश, ठीक है भैया? ओके है? अब बताओ, यहाँ से आगे बढ़ें? यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाते ही लॉस शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि हर समझदार व्यक्ति को यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं रुके और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर आपको करेले की सब्जी मिलेगी। आइसक्रीम ख़त्म, फिर एक कदम आगे करेला मिलेगा, हरा कलर, लॉस शुरू हो जाएगा। तो बताओ, खुद बताओ, क्या इससे आगे बढ़ने का और क्या इससे पहले रुकने का? तो देखो कितना अच्छा खूबसूरत चित्र बन गया
कि जो ये छठा या सातवां आदमी जो भी बनाया मैंने, इस लेवल से पहले रुक नहीं सकते। अगर इससे पहले रुके तो आप गधे, और इसके आगे चले गए तो भी आप गधे एक तरह से। तो भाई देखो, गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, तो बस इसी पॉइंट को कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो आप भी ऐसे ही इसको मार्क करके लिख लो, इस पॉइंट को कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो जब प्रोड्यूसर इस लेवल पर काम करता है, इस आउटपुट पर काम करता है, तो इस लेवल को कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसका मतलब उसने पूरी आइसक्रीम खा ली। तो बस इसको मैथमेटिकली बना दिया कंडीशंस का नाम देकर। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इस लेवल पर, तो पर्पल कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। तो कंडीशन बस ये बना दी गई कि MR और MC बराबर होने चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइजिंग होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई नज़र आ रही होंगी। तो इस पॉइंट पर MR और MC भी बराबर हैं और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइजिंग भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस ये कंडीशन बना दी रटने के लिए। लेकिन अगर किसी 5वीं के बच्चे से भी पूछे कॉमन सेंस, तो वो भी तो यही कहेगा कि भैया पूरी आइसक्रीम खाओ, बीच में क्यों रुक रहे हो? तो बस वही कॉमन सेंस है। तो हमें तो पूरे प्रॉफिट्स लपेटने हैं और प्रॉफिट्स लपेट के रुकना है बस। तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस पे 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो नीचे लिखते हैं, वो आप लिख लो नीचे। तो क्वेश्चन 1 ऐसे लिख लो, क्वेश्चन बना के लिख लो। इफ MC इज ग्रेटर देन MR, देन प्रोड्यूसर विल, के आगे डैश छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और एक और क्वेश्चन, इफ MC इज लेस देन MR, देन प्रोड्यूसर विल, इसके आगे भी डैश छोड़ देते हैं थोड़ा सा। है ना? तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो डायग्राम आप मत बनाओ, बस आप तो आंसर लिख लेंगे हम तो। हाँ, डायग्राम मत बनाओ, तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बनाऊँ। तो क्वेश्चन 1 जो है वो ये वाली सिचुएशन कह रहा है, और क्वेश्चन 2 जो है वो ये वाली सिचुएशन कह रहा है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि आप वहाँ पे खड़े हो। क्वेश्चन 1 के हिसाब से आप अगर वहाँ पे खड़े हो, यानी कि प्रोड्यूसर अगर इस पॉइंट पर है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन 1 ये पूछ रहा है, और क्वेश्चन 2 ये पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर अगर यहाँ खड़ा है क्वेश्चन 2 वाले पॉइंट पर, तो क्या करना चाहिए? तो बताओ। फर्स्ट वाले में प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मतलब नहीं करना तो नहीं आंसर देंगे, हम कहेंगे कि प्रोडक्शन कम करनी चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर किस पॉइंट पर आए? हाँ, हमें प्रोड्यूसर को यहाँ लाना है, लाल लाइन पे। तो क्वेश्चन 1 के आंसर में हम क्या बोलेंगे कि भाई अपना प्रोडक्शन कम करो, और क्वेश्चन 2 के आंसर में आप क्या बोलोगे कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करो। तो क्लियर हो गया जी? तो बस कीवर्ड लिख लेते हैं अपना आंसर में। हाँ, शुरू में भी आगे था, है ना? गुड क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कि कौन होशियार बच्चा ही पूछेगा कि MC शुरू में भी आगे होता है। तो बच्चा कहता है क्वेश्चन 1 में ये भी तो हो सकता है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट हम आगे वाला मानते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन 1 में यही वाला मान लिया फिर तो 1 और 2 दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन 1 में ये वाला हम मानते ही नहीं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि उसकी ही बात कर रहा है। तो क्लियर हो गया, है ना? तो ये गुड डाउट था, मतलब ये आता है बच्चों के दिमाग में, लेकिन
हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं आगे वाले को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या बताओ? प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है हर्षल बाबू, तो उन्होंने भी सेम डाउट ही पूछा। तो डिक्रीज द प्रोडक्शन, और क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो ये उसका मतलब कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देता है कि प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए। चलो इसके बाद अगला सितारा चलते हैं। तो ये सितारा समझ आया अच्छे से, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट सितारा। नेक्स्ट सितारे का नाम है सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये 1 नंबर में आपका डायरेक्ट एक एमसीक्यू है, लेकिन पता होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई कर्व क्या होता है। तो इसका आंसर याद रखना है बस आपको। तो इसका आंसर है, तो एमसीक्यू के लिए तो आंसर याद रखना है, मैं फिर भी लेकिन डायग्राम बनवा दूंगा। तो इसका आंसर होता है राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये इसका आंसर होता है ना। बाकी बस अपने ऐसे रेफरेंस के लिए, देखने भालने के लिए, तो एक डायग्राम में कॉस्ट चैप्टर जो है, जिन जिन ने पढ़ लिया वो रेफ़र कर सकते हैं, मतलब उनको याद हो जाएगा। जिन जिन ने नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, कॉस्ट के अंदर आप सेम डायग्राम देखते हो। तो हमने एक कर्व बनाया था कॉस्ट चैप्टर में, इस कॉस्ट चैप्टर में इसका नाम था एवीसी। बताओ फुल फॉर्म, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एक कर्व है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कलर कर रहा हूं बस। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसको मैंने थोड़ा सा कलर करा। एक हिस्सा जो है एवीसी के नीचे है, एक हिस्सा एवीसी के ऊपर है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्सा एवीसी के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, हाँ येलो कलर वाला, वो हिस्से को सप्लाई कर्व भी कहते हैं। लेकिन जो हिस्सा आपको निचले हिस्से में नीले कलर का नज़र आ रहा है उसको सप्लाई कर्व नहीं कहते। तो डायग्राम तो खैर पूछेगा नहीं एमसीक्यू में, तो इसलिए कोई सच रेलिवेंस नहीं है आपके लिए। तो बस आपको तो इंग्लिश याद करनी है कि राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व इज सप्लाई कर्व, है ना। बाकी और विजुअलाइजेशन के लिए जस्ट मन कर रहा है, मज़ा आ रहा है डायग्राम बनाने में, तो अगर खाली वो राइजिंग पोर्शन येलो कलर वाला अलग से निकाल के बनाऊं तो आपको वो कर्व कुछ कुछ ऐसा बना हुआ नज़र आएगा। तो बस ये सप्लाई कर्व ऐसे ही तो होता है। तो अगर आप खाली येलो हिस्सा अलग से ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे ही तो होगा। तो बेसिकली सप्लाई कर्व होता है। तो ये भी मतलब पूछ लेता है कभी कभी कि सप्लाई कर्व क्या है। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। उसके बाद एक सितारा और लिखते हैं, चलो लास्ट, आज के लिए लास्ट। अभी तो बहुत सारे सितारे हैं लेकिन आज के लिए यही लास्ट। तो इस सितारे का नाम है प्रॉफिट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। प्रॉफिट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट चलो इस सितारे की अच्छी बात यह कि आपने अभी अभी पढ़ लिया था आज, तो इसमें 3 बाइफर्केशन कर लेते हैं। चलो अब तो आप इसे ही नाम पूछ लेता हूँ।
ठीक है, सही है, याद है ना, तो वही लिखना है। तो 3 नाम होते हैं, लिख लेते हैं। पहला होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट्स, और तीसरा लॉसेस, ठीक है। अब तीनों की कंडीशन, एबनॉर्मल प्रॉफिट की आप ही सुनाओगे, AR इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट की AR इज इक्वल टू AC, और लॉसेस की AR इज लेस देन AC। चलो ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं आज तो, है ना, बस आप रिवाइज करके रखना। बट समझ आया सबको आज की कहानी? चलो बहुत बढ़िया।